हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की मूवी के स्टार्टिंग में हमें पता चलता है कि फ्यूचर में जर्मनी में एआर नाम का एक बायोटेक कंपनी है जो एक ट्रीटमेंट प्रोसेस चलाती है जो किसी के लाइफ से टाइम निकाल कर दूसरे मैचिंग पर्सन के शरीर में ट्रांसफ़र कर सकती है। इस टेक्निक के बदौलत गरीब लोग अपने जीवन के जितने चाहे उतने साल बेच सकते हैं, जिससे उनका शरीर जल्दी बूढ़ा हो जाता है। इसके ऑपोजिट जो पर्सन टाइम खरीदता है वो जवान हो जाता है, जिसका मतलब है कि अमीर लोग काफ़ी हद तक अमर होते हैं। आमतौर पर बस गरीब लोग जो अपने लाइफ को चेंज करना चाहते हैं वो अपना टाइम बेचने के लिए सहमत होते हैं और इसके बदले में उसे बहुत सारा पैसा दिया जाता है। और यान कंपनी हमेशा इसे एक विकल्प और दान के रूप में प्रचारित करता है। इस फ्यूचर में पॉपुलेशन बहुत है और उनके पास पैसे कमाने का यही एकमात्र तरीका है। कंपनी समय समय पर अपने स्कॉलर, आर्टिस्ट और सेलिब्रिटीज़ को नोबेल देकर सम्मानित करती है। एआन का सबसे अच्छा डोनेशन मैनेजर मैक्स है जो लोगों को अपनी उम्र बेचने के लिए कन्विंस करता है। आज वो एक माइग्रेंट फैमिली के बेटे से बात करता है और उसे अपने लाइफ के 15 साल बेचने के लिए कहता है, जिसके बदले में उसे बहुत सारा पैसा मिलेगा। उसे समझाने के लिए मैक्स बताता है कि कैसे उसने कॉलेज की पढ़ाई का खर्चा उठाने के लिए अपने लाइफ के 5 साल बेच दिया था। वो फैमिली माइग्रेंट है, अब तक उनके पास जर्मनी का सिटीजनशिप नहीं होता। इसलिए मैक्स उन्हें बताता है कि अगर उसने ऐसा किया तो कंपनी से मिले पैसों को यूज़ करके उसके फैमिली को जर्मनी का सिटीजनशिप मिल सकता है और वो वहाँ शांति से रह सकते हैं। उस लड़के की पेरेंट्स पहले राजी नहीं होते पर मैक्स के कन्विंस करने पर वो मान जाते हैं और फाइनली मैक्स को सौदा मिल जाता है। जब मैक्स कंपनी में लौटता है तो वो बाहर प्रोटेस्ट कर रहे लोगों से बचने के लिए रेनकोट पहन लेता है। वो लोग पास से गुजरने वाले किसी भी यान वर्कर पर चीज़ें फेंक रहे होते हैं। बहुत से लोग यान की टेक्निक के खिलाफ है क्योंकि इससे समाज में लोगों के बीच सोशल और इकोनॉमिक डिस्टेंस बढ़ रही है। अंदर जाने पर मैक्स एक स्पेशल सेरेमनी अटेंड करता है जिसके दौरान उसे इस साल का सबसे अच्छा एजेंट होने का अवार्ड मिलता है। फिर कंपनी की फाउंडर सोफी थीशन अपने कंपनी के बारे में एक भाषण देती है। इस बीच यान के क्लिनिक जहां मरीज आराम कर रहे होते हैं वहां अचानक एम्प्लॉय के कपड़े पहने एक आदमी बंदूक निकालता है और बहुत से पेशेंट्स को शूट करके मार डालता है। फिर वो दीवार पर एक शाइन बनाकर वहां से भाग जाता है। वो आदमी एंटी यान ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम एडम है उस ग्रुप से है। वो कंपनी को रोकने के लिए आतंकवादी एक्टिविटीज़ का इस्तेमाल करते हैं और समाज को बचाने के नाम पर कंपनी के लोगों को मारते हैं। बाद में सोफी अपने गार्ड काया और नोआ के साथ एडम ग्रुप का नेता लिलित का भेजा हुआ एक वीडियो देखती है जो वादा करती है कि इससे और हार्ड सिचुएशन आ रही है। फिर मैक्स घर लौटता है और अपनी पत्नी एलिना के साथ अपने अवार्ड का जश्न मनाने के लिए एक स्पेशल डिनर तैयार करता है। उनका अपने अपार्टमेंट के लिए लिया हुआ लोन अभी तक भुगतान नहीं हुआ और उनका सपना बच्चे पैदा करने का है, इसलिए डिनर के टाइम वो थोड़ी देर के लिए टेंस्ड हो जाते हैं। अगले दिन दोनों एलिना के पेरेंट्स से मिलने जाते हैं। उसके पिता अपने लिए कुछ एक्स्ट्रा टाइम खरीदने के बारे में मजाक करते हैं। असल में एलिना के फादर मैक्स के कंपनी के खिलाफ होते हैं और मैक्स को अपने कंपनी के खिलाफ सुनना अच्छा नहीं लगता, इसलिए बहस बढ़ने से पहले एलिना बीच में आती है और सिचुएशन संभालती है। फिर जब दोनों अपनी बिल्डिंग में वापस आते हैं तो वो ये जानकर चौंक जाते हैं कि उनके अपार्टमेंट में आग लग गई है। ना केवल उन्होंने अपना सारा सामान खो दिया बल्कि उन्होंने अपना सारा पैसा भी खो दिया क्योंकि वो घर के अंदर था। जब वो बीमा कंपनी से मिलने जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो इस घटना को इंश्योरेंस कवर नहीं देंगे क्योंकि रिपोर्ट से उन्हें पता चला है कि आग मोमबत्ती से लगी थी, जिसे लापरवाही के रूप में देखा जाता है। एलिना कसम खाती है कि वो हमेशा घर से निकलने से पहले सभी मोमबत्तियां बुझा देती है, लेकिन ये ऑफिशियल रिपोर्ट है और वो इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। फिर मैक्स को पता चलता है कि बैंक से लोन लेने के लिए एलिना ने अपने लाइफ के 40 साल सिक्योरिटी के रूप में देने के लिए एग्रीमेंट की थी, जिसके बारे में उसने उसे कभी नहीं बताया। मैक्स उसके बदले में अपने खुद के उम्र बेचने की कोशिश करता है, लेकिन उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है क्योंकि उसके लिए मैचिंग रेसिपिएंट नहीं है। ये बात मैक्स को कंफ्यूज करता है क्योंकि उसने पास्ट में अपना टाइम बेचा था, लेकिन उसके रेसिपिएंट का हाल ही में मौत हो गई है।
जब वो बीमा कंपनी से बाहर निकलते हैं तो पुलिस एलिना को देश से भागने से रोकने के लिए गिरफ्तार कर लेती है। मैक्स कसम खाता है कि वो किसी भी तरीके से बैंक को भुगतान करने के लिए पैसे जुगाड़ कर लेगा और मदद के लिए सोफी से मिलने जाता है। सोफी उसे वादा करती है कि वो उसकी मदद जरूर करेगी। इसके बाद सोफी की कंपनी के शेयर होल्डर्स के साथ मीटिंग होती है, जो सही डीएनए ना मिलने के कारण परेशान हो गए होते हैं और अब उसे ढूंढने में और रिसोर्स खर्चा नहीं करना चाहते, क्योंकि उन्हें लगता है कि जेनेटिक क्वालिटीज़ का ट्रांसफ़र होना बहुत रेयर है और इस कारण लोगों को अपनी उम्र बढ़ाने के लिए बहुत लंबे टाइम का इंतज़ार करना पड़ सकता है। कुछ दिनों बाद मैक्स के वकील उसे बताता है कि सोफी की ओर से अब तक कोई खबर नहीं आई है और वो उसे नज़रअंदाज कर रही है। कोई रास्ता ना होने पर मैक्स क्लिनिक जाता है और एलिना से मिलने की कोशिश करता है, लेकिन वो मैक्स से कहते हैं कि उसे प्रोसेस ख़त्म होने तक इंतज़ार करना होगा। पर मैक्स अपनी पत्नी तक पहुंचने के लिए दूसरे रास्ते से भागता है, लेकिन काया और उसकी टीम उसे पकड़ लेती है। इस बीच एलिना प्रोसेस के लिए तैयार हो रही होती है। एक वकील को कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते हुए सुनकर एलिना टूट जाती है और वो डॉक्टरों के खिलाफ स्ट्रगल करना शुरू कर देती है, लेकिन उसे एक इंजेक्शन देकर बेहोश कर दिया जाता है और फिर उसे एक मशीन से जोड़ दिया जाता है, जो उसके 38 ईयर्स दूसरे कमरे में एक पर्सन में ट्रांसफ़र कर देती है, पर इस पर्सन का चेहरा नहीं दिखाया जाता। इसके बाद मैक्स एलिना को घर ले जाता है, लेकिन वो एक शब्द भी नहीं बोलती। अगले कुछ दिनों में एलिना की बॉडी तेज़ी से बूढ़ा होने लगती है। वो एक बुजुर्ग महिला की तरह दिखने लगती है और वो मुश्किल से उठ के मिरर में खुद को देखती है, जिससे मैक्स और एलिना का रिश्ता बहुत ख़राब हो जाती है। हालांकि मैक्स एलिना को कंफर्ट और सपोर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उससे बहुत दूर जा चुकी होती है। एक सुबह मैक्स को कंपनी में बुलाया जाता है और उसे पता चलता है कि उसे प्रमोशन दी गई है, जिसमें उसकी सैलरी भी अच्छी है, लेकिन अब उसके लिए ये सब बेकार है। इसलिए गुस्से में मैक्स सोफी से बात करने के लिए जाता है, लेकिन काया उसे रोक लेती है और सोफी उसे नज़रअंदाज करते हुए अपनी कार में बैठ जाती है। हालांकि मैक्स नोटिस करता है कि वो जवान दिखने लगी है। बाद में घर पर मैक्स एलिना से बात करता है, कसम खाता है कि वो अब भी उससे प्यार करता है, लेकिन एलिना सोचती है कि वो दिखावा कर रहा है और उसे अकेला छोड़ने के लिए कहती है। मैक्स के जाने के बाद एलिना को अपने पेट में अजीब दर्द महसूस होने लगता है और वो बाथरूम में चली जाती है, जहां उसे ब्लीडिंग शुरू होती है। इसी बीच मैक्स टहलने और पार्क में बियर पीने जाता है, जहां उसकी मुलाकात इलीगल सामान बेचने वाली एक बच्ची जैसा दिखने वाली लड़की से होती है। वो मैक्स को उसका सामान खरीदने के लिए कहती है, पर मैक्स उसे मना कर देता है। कुछ घंटों बाद एलिना अपने दर्द के कारण हॉस्पिटल आती है। मैक्स उसका साथ देता है और ये जानकर हैरान हो जाता है कि प्रोसेस से पहले एलिना प्रेग्नेंट थी और अब बूढ़े शरीर के कारण वो बच्चा पैदा नहीं कर सकती, इसीलिए उसे ब्लीडिंग हो रहा होता है। अपने इस अजीब सिचुएशन से तंग आकर एलिना मैक्स को अपने पेरेंट्स के घर ले जाने के लिए कहती है, जहां वो अब से रहेगी। दुखी होकर मैक्स उसे वापस जवान करने का तरीका खोजने का वादा करता है, लेकिन एलिना के पिता उसे मना कर देते हैं और याद दिलाते हैं कि ये वही प्रोसेस है जिसे बनाने में उसने अपने कंपनी को मदद की थी। अपनी बेटी को इस हालत में देख के एलिना के पेरेंट्स बहुत दुखी होते हैं। सोल्यूशन के लिए बेताब मैक्स को पार्क में मिली उसी छोटी लड़की की याद आती है, जिसे देख के ऐसा लगता है कि उसने अपनी उम्र कम करके रखा है। वो जल्दी उस लड़की को ढूंढता है और जानकारी मांगने के लिए उसके पास जाता है। पता चलता है कि उस लड़की ने अपनी प्रोसेस कहीं इलीगल तरीके से किया है। लड़की उसे कॉन्टैक्ट नंबर देती है, जिस पर मैक्स बाद में कॉल करता है और उसे एक अंडरग्राउंड ग्रुप के बारे में पता चलता है, जो पड़ोसी देश लिथुआनिया में एज ट्रांसप्लांट सर्जरी करा रहे हैं। मैक्स उनसे मिलता है और वो उसे एक बर्नर फ़ोन और नकली पासपोर्ट बनाने के लिए कहते हैं और उसे उस रेसिपिएंट को पकड़ने के लिए कहते हैं जिसे एलिना का टाइम दिया गया है। इसके बाद मैक्स एक होटल में छुप जाता है और सोफी को किडनैप करने की प्लान बनाता है, क्योंकि उसे यकीन है कि सोफी का जवान होना और उसकी मदद करने से इनकार करना कोई कोइंसिडेंस नहीं था। अगले कुछ दिनों तक वो सोफी का पीछा करता है और एक आफ्टरनून उसे मौका मिलता है जब वो सोफी को कब्रिस्तान में अकेले देखता है और उसके साथ कोई गार्ड नहीं होता।
अपना चेहरा छुपाकर वो जवान दिखने वाली सोफी के पास जाता है और उसे देख के सोफी मदद के लिए चिल्लाते हुए भागना शुरू कर देती है। मैक्स जल्दी उसे पकड़ के बेहोश कर देता है। फिर वो एक कबर पर ए साइन बनाता है ताकि ऐसा लगे कि एडम ग्रुप ने ऐसा किया है। इसके बाद मैक्स एलिना को उसके वर्कप्लेस पर लेने जाता है और उसे उस पर भरोसा करने के लिए कहता है। फिर दोनों साथ में एक अबांडेंड बिल्डिंग में जाते हैं जहां एक इलीगल वैन के अंदर उसने सोफी को बांध के रखा होता है। लेकिन एलिना सोचती है कि ये पागलपन है और उनके बीच बहस शुरू हो जाती है। मैक्स उसे बताता है कि ये उनके लाइफ को फिर से ठीक करने और एक फैमिली बनाने का ओनली चांस है। ये सुन के एलिना साथ आने के लिए मान जाती है और दोनों वहाँ से निकलते हैं। इसके बाद कब्रिस्तान में काया और नोआ की सिचुएशन इन्वेस्टिगेट करने आते हैं। नोवाक वहां लगा सिक्योरिटी कैमरा फुटेज से मैक्स का इस्तेमाल की गई कार का पता लगा लेता है। उन्हें समझ आ जाती है कि ये एडम ग्रुप का नहीं बल्कि किसी और का काम है, क्योंकि एडम ग्रुप के लोग उस कंपनी के लोगों को मारते हैं, किडनैप नहीं करते। और अच्छे से छानबीन करके उन्हें पता लग जाता है कि ये उन्हीं का एम्प्लॉय मैक्स का काम है, इसलिए अब वो मैक्स के तलाश में लग जाते हैं। नोवाक सोचता है कि क्या उन्हें पुलिस को बुलाना चाहिए, लेकिन काया मना कर देती है। जब तक वो उस अबांडेंड बिल्डिंग में पहुंचते हैं तब तक मैक्स और एलिना वहां से जा चुके होते हैं। जब एलिना और मैक्स बंदरगाह की ओर जाते हैं, काया और नोआक इस बार पुलिस की मदद से उन्हें पकड़ने के लिए एक नया प्लान तैयार करते हैं। फिर नोआक बताता है कि उन दोनों की मुलाकात कैसे हुई थी। असल में मैक्स को डोनेशन मैनेजर के हिसाब से एलिना को उसकी टाइम बेचने के लिए कन्विंस करने के लिए असाइन किया गया था, लेकिन इस दौरान उन्हें एक दूसरे से प्यार हो गया और उन्होंने शादी कर ली। नोआक एडमिट करता है कि उसे उन दोनों के लिए बुरा लग रहा है, लेकिन तभी काया उसे बुलाती है और बताती है कि वो असल में 64 इयर्स की है। एज ट्रांसप्लांट प्रोसेस के कारण जवान दिखती है। उसे अपने बॉडी में इस तरह बदलाव करना पसंद नहीं है, लेकिन वो काम के लिए ऐसा करती रहती है क्योंकि वो सोफी की बहुत एहसानमंद है। इधर बंदरगाह पर मैक्स और एलिना बिना किसी परेशानी के जहाज पर चढ़ने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन नोआक को उनका लोकेशन मिल जाता है। मैक्स सोफी को बाथटब वाले एक डिब्बे के अंदर रखता है, उसे बार बार चेक करता है और उसके लिए खाना लाता है। शाम को मैक्स और एलिना एक दूसरे के करीब आते हैं और सब कुछ ठीक होने के बाद अपने बच्चे की उम्मीद करते हैं। तभी अचानक एक बच्चा किनारे पर कुछ अजीब रोशनी का जिक्र करता है, तो मैक्स और एलिना बाहर आते हैं और पाते हैं कि लिथुआनिया में पुलिस उनका इंतजार कर रही है। मैक्स अपना दिमाग चलाता है और बच्चे की परिवार को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने का फैसला करता है। जब पुलिस जहाज से निकलने वाली सभी कार्गो लोगों को चेक करना शुरू करती है तो मैक्स की वैन बाहर आती है। मैक्स ब्लैकमेल करके उस परिवार के फादर को उसका गाड़ी चलाने के लिए फोर्स करता है और मैक्स खुद बाथटब डिलीवरी करने वाला एक एम्प्लॉय होने का दिखावा करता है, लेकिन पुलिस को उस पर शक हो जाता है क्योंकि वो बहुत घबराया हुआ दिखता है। पुलिस वैन के पीछे चेक कराने के लिए कहती है, जहां सोफी और एलिना बाथटब के अंदर छुपे होते हैं। पुलिस वाले बॉक्स को देखते हैं और उस आदमी को उसे पूरा खोलने के लिए कहते हैं। जब गरीब आदमी झिझकता है तो वो उससे पूछते हैं कि वो इतना घबराया हुआ क्यों है, तो मैक्स अपने फ़ोन से कनेक्टेड ब्लूटूथ ईयरबड के थ्रू उसे पुलिस को जवाब देने के लिए कहता है कि वो घबराया हुआ है क्योंकि उसे इससे पहले कभी बंदूक की नोक पर नहीं पकड़ा गया। तभी ऑपरेशन का लीडर देखता है कि उसका अधिकारी अपने हथियार को गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहा है और मिसकंडक्ट से बचने के लिए वो ड्राइवर को जाने देता है। फिर उस आदमी का पत्नी अपने बच्चे के साथ अपनी कार में आती है, जबकि मैक्स उसके कार के पीछे बंदूक की नोक पर एक बच्चे के साथ छुपा हुआ होता है। पुलिस को कुछ भी गलत नहीं लगता और उन्हें जाने देते हैं। बाद में सड़क पर दोनों कार लेकर रुकते हैं और वो परिवार फिर से मिल जाते हैं, लेकिन उन्हें जाने देने से पहले मैक्स उनके फ़ोन डिस्ट्रॉय कर देता है और उनकी कार के एक टायर में गोली मार देता है। बच्चे को रोता हुआ देखकर एलिना गिल्टी महसूस करती है। फिर दोनों सोफी को बाथटब में बंधा हुआ लेकर वैन में चले जाते हैं। कुछ घंटों बाद वो सड़क के बीच में रुकते हैं ताकि सोफी अपनी टॉयलेट की बाल्टी खाली कर सके, लेकिन अब जब वो बात कर सकती है तो वो बताती है कि वो सोफी नहीं है, वो उसकी बेटी मैरी है। एज ट्रांसप्लांट प्रोसेस के बाद उसकी माँ काफ़ी हद तक उसके जैसी दिखती है, पर मैक्स उस पर विश्वास नहीं करता।
और जानकारी पाने के लिए इंटरनेट पर सर्च करता है, जिसमें कहा जाता है कि सोफ़ी की बस एक बेटी थी जो कई साल पहले मर गई थी और उस कब्रिस्तान में सोफ़ी अपनी बेटी की कब्र देखने गई थी। मेरी बताती है कि मीडिया से बचने के लिए मर जाने का बहाना बनाकर उसे अब तक मीडिया से दूर रखा गया था, लेकिन मैक्स उस पर विश्वास नहीं करता और उसे वापस से टब में ले जाता है। हालांकि एलिना को शक होने लगता है। फिर उन्हें एक अबैंडन्ड होटल दिखता है और वो वहाँ रात बिताने का फैसला करते हैं। मेरी बाहर आती है और फिर से उन्हें कहती है कि वो सोफ़ी नहीं है, ये समझाते हुए कि वो अपनी माँ के काम से नफरत करती है क्योंकि यह अनएथिकल है और वो उनके साथ है। उसकी बातें एलिना को सच लगता है और वो मैक्स के साथ बहस करना शुरू कर देती है। मैक्स अभी भी उस पर विश्वास नहीं करता और वो बताता है कि भले ही उसकी कहानी सच हो, पर मेरी को भी एलिना के लिए मैच होना चाहिए क्योंकि उसकी और उसकी माँ की डीएनए सेम है। फिर एलिना वहाँ से चली जाती है और मेरी नहाने के लिए कहती है, इसलिए मैक्स उसे बाथरूम में ले जाता है। जबकि मेरी बताती है कि सोफ़ी ने अपनी बहन को ठीक करने की कोशिश करते टाइम एज ट्रांसप्लांट प्रोसेस किया था। फिर मैक्स पीछे मुड़ता है ताकि मेरी कपड़े चेंज कर सके, पर मौके का फ़ायदा उठाकर मेरी पीछे से उसे मार के जंगल की ओर भाग जाती है, जहाँ अंधेरा है और उसका चुराया हुआ फ़ोन में कोई सिग्नल नहीं होता। उसे पास में एक लाइट दिखाई देती है, जिसका मतलब है कि उसका पीछा किया जा रहा है, इसलिए वो जल्दी भागती है, लेकिन एक कीचड़ से भरा हुआ गड्ढे में गिर के उसमें डूबने लगती है। वो एक गिरा हुआ पेड़ को पकड़ने की कोशिश करती है, पर कोई फ़ायदा नहीं होता। अब उसके पास मदद के लिए चिल्लाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है, इसलिए वो चिल्लाने लगती है और आवाज़ सुन के एलिना वहाँ आकर उसे बाहर निकलने में मदद करती है। फिर दोनों होटल लौट आते हैं और मेरी नहाने जाती है। जब वो अपने कपड़े उतारती है तो एलिना को पता चलता है कि उसके बॉडी पर ट्रांसप्लांट प्रोसेस के निशान नहीं है, जिसका मतलब है कि वो सच में मेरी है। एलिना मैक्स को इसके बारे में बताती है, लेकिन मैक्स उसे बताता है कि इस प्रोसेस के दौरान स्किन रीजेनरेट होती है, जिस कारण उसके बॉडी पर कोई निशान नहीं है। वो अब भी उस पर भरोसा नहीं कर सकते। वो एलिना को याद दिलाता है कि वो ऐसा इसलिए कर रहा है ताकि वो बच्चे पैदा कर सके, जो कि उनका सपना था। एलिना बेटर डिजर्व करती है और उसे किस करता है। इधर नोआ काया को बताता है कि उसे उन दोनों का लोकेशन मिल गया है और वो उनके पीछे जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। कुछ घंटों बाद एलिना और मैक्स को अचानक कुछ लोग बंदूक तानते हुए जगाते हैं। ये एडम ग्रुप के लोग हैं जो लिलिथ के सामने आने से पहले मैक्स की बंदूक छीन लेते हैं। लिलिथ मैक्स को बताती है कि वो लड़की सोफ़ी नहीं बल्कि मेरी है और फिर तीनों को वो लोग एक अबैंडन्ड बिल्डिंग में ले जाते हैं, जहां वो पूरी सच्चाई बताती है कि सोफ़ी अपने पर्सनल यूज़ के लिए एक एज डोनर की तलाश कर रही थी और उसके डीएनए से मैचिंग वन एंड ओनली डोनर एलिना थी। कंपनी ने मैक्स को एलिना के पास उसे कन्विंस करने के लिए इसलिए भेजा था क्योंकि वो उनका सबसे अच्छा डोनेशन मैनेजर था, लेकिन एलिना को कन्विंस करने के बजाय दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया और उन्होंने शादी कर ली। जब सोफ़ी को डोनेशन की सख्त ज़रूरत पड़ी तो उसने जानबूझकर उनका अपार्टमेंट जला दिया और मैक्स को अपने टाइम डोनेशन करने से रोकने के लिए उसके मैचिंग पर्सन को मरवा दिया। जब मैक्स लिलिथ पर हत्यारा होने का आरोप लगाता है तो लिलिथ एलिना को बस एक गोली वाली बंदूक देती है और उससे कहती है कि वो मेरी को मार डाले या फिर खुद को मार ले। एलिना ऐसा करने की हिम्मत नहीं रखती और बंदूक फेंक देती है, जिससे लिलिथ को पता चलता है कि हर कोई शांतिवादी है। जब उन्हें खुद की जान लेने के लिए मजबूर किया जाता है तब वो ऐसा नहीं कर पाते, लेकिन उन्हें अपनी ओर से डॉक्टरों को ऐसा करने की अनुमति देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। उसी टाइम मैक्स के बर्नर फ़ोन को उसी इलीगल क्लिनिक का लोकेशन मिल जाता है जो 6 घंटे के लिए वैलिड है। इस टाइम के अंदर उन्हें अपॉइंटमेंट के लिए क्लिनिक तक पहुंचना होगा। अगर वो अपॉइंटमेंट मिस करना नहीं चाहते तो उन्हें लिलिथ को सोफ़ी को मारने में मदद करनी होगी। इधर काया वहां पहुंच के अपनी टीम के साथ बिल्डिंग को घेर लेती है तो मैक्स बाहर आता है, ये दिखाते हुए कि एडम ग्रुप उनके साथ नहीं है। वो काया के टीम को बताता है कि बस सोफ़ी को अंदर जाने की परमिशन है। अगर कोई और बिल्डिंग में घुसने की कोशिश की तो एलिना मेरी को गोली से मार देगी। फिर यंग दिखने वाली सोफ़ी सामने आती है और मैक्स के शर्तों को मान लेती है, लेकिन अंदर जाने से पहले काया को रियलाइज़ होता है कि मैक्स को कैसे पता चला कि सोफ़ी उनके साथ थी। उसे एहसास होता है कि ये एक जाल है। तभी अचानक नोआक अपनी बंदूक निकालता है और सोफ़ी को गोली मार देती है, जिससे वो बेहोश हो जाती है।
काया तुरंत नोआ को मार देती है क्योंकि वो उनके साथ मिला हुआ था। फिर बिल्डिंग के अंदर से एडम ग्रुप सोफी की टीम पर गोलियां चलाने लगते हैं। मैक्स होटल में वापस भागता है। कुछ गार्ड्स को चकमा देने के बाद उसे एक गार्ड पकड़ लेती है, लेकिन फाइट करके वो उसे मार गिराने में कामयाब हो जाता है। फिर मैक्स एलिना और मैरी को पकड़ लेता है और भागने के लिए उन्हें गैरेज में खींच लेता है। जब मैक्स कार स्टार्ट करने की कोशिश करता है, मैरी अपने पास उठाया हुआ बंदूक से एलिना को गोली मारने की कोशिश करती है, लेकिन उसमें कोई गोली नहीं होता। एलिना इस बात से निराश होती है कि मैरी भी अपनी माँ सोफी की तरह सेल्फिश है। उसने तो उसे अच्छा समझा था, इसलिए वो मैरी को पकड़ लेती है और उसके सिर को कार से तब तक मारती है जब तक वो बेहोश नहीं हो जाती। फिर तीनों कार में भाग जाते हैं। इधर काया नोआ का फ़ोन चेक करती है और उसे पता चलता है कि वो एडम ग्रुप के साथ मिला हुआ था। कुछ घंटों बाद मैक्स कबूल करता है कि वो मैरी के साथ कुछ नहीं करना चाहता, क्योंकि वो लिलिथ जैसा नहीं बनना चाहता। हालांकि एलिना बहुत परेशान हो चुकी होती है और वो खुद को ख़त्म करने की धमकी देकर मैक्स को कार से बाहर निकालती है। मैक्स के जाने के बाद एलिना गाड़ी चलाकर उस इलीगल क्लिनिक तक जाती है, जहां मैरी को ज़बरदस्ती बांध के प्रोसेस पूरी की जाती है, मतलब कि उसकी टाइम एलिना को दे दी जाती है। इस बीच मैक्स इधर उधर भागता रहता है और जब उसे इमिग्रेंट से भरी एक बस दिखती है तो वो एक रिफ्यूजी कैंप में शामिल होने के लिए उसका पीछा करता है। अगली सुबह मैरी को एक ट्रक वाला सड़क पर चलते हुए पाता है, जो उसे वापस शहर ले जाकर छोड़ देता है। कुछ टाइम बाद वो सोफी से मिलती है, जो अभी जिंदा है क्योंकि उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी थी। इसके बाद काया अनाउंस करती है कि उसने नौकरी छोड़ दी है क्योंकि वो बिजनेस के लिए लोगों को मार मार कर थक गई है। अगले कुछ दिनों में मैरी तेजी से बूढ़ी होने लगती है और उसकी वन एंड ओनली मैचिंग डोनर है उसकी माँ सोफी। फिर भी स्वार्थी सोफी अपनी बेटी को अपने कुछ साल दान करने में इनकार कर देती है और जल्द ही उसके लिए एक डोनर ढूंढने का वादा करती है। कुछ महीना बाद मैक्स को एलिना एक बीच पर मिलती है। वो जवान और प्रेग्नेंट दिखती है और उसकी देखभाल करने के लिए उसका नया पति है। जब वो मैक्स को देखती है तो वो उससे बात करने की कोशिश भी नहीं करती और मैक्स अपने नए जीवन में वापस चला जाता है। अब वो सोफी के कंपनी को डिस्ट्रॉय करने के लिए एडम ग्रुप के साथ काम करता है और मूवी यही ख़त्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।